नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 2 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक के एक हफ्ते का पूरे का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट का जो है वीडियो आज हम लोग प्रेजेंट करेंगे और दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो कल आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो आज मैं 13 क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो डिस्कस करूंगा और उसको डिटेल्स के साथ भी एनालिसिस करूंगा। जो और भी संभावित प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं उससे जुड़े हुए वो सारा देखेंगे, तो वीडियो में बने रहें अंत तक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी पढ़े भारत अभियान, एक नई स्कीम लॉन्च, एक नया कैंपेन लॉन्च हुआ है इंडियन मतलब यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पढ़े भारत कैंपेन इनिशिएटेड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री? बच्चियों का स्कूल ड्रॉप आउट कम करना। स्कूल ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि लड़कियां जो समय से पहले स्कूल जाना बंद कर देती हैं, तो उसको कम करना, उस रेट को। दूसरा, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना, मतलब हायर एजुकेशन के लिए उन्हें इंस्पायर करना। तीसरा, बच्चों के अंदर पुस्तकों को पढ़ने की इच्छा प्रेरित करना, मतलब उन्हें बुक्स को और ज़्यादा रीड करने के लिए इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना। क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बच्चों के अंदर पुस्तकों को पढ़ने की इच्छा प्रेरित करना इस अभियान का लक्ष्य होगा। ठीक है, तो देखते हैं न्यूज़ इसका। देखिए, ये है पूरा का पूरा। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस पढ़े भारत 100 डेज रीडिंग कैंपेन, मतलब समझ में ना, 100 डेज का ये प्रोग्राम है, यानी 100 दिनों तक का ये प्रोग्राम है। इसके तहत क्या किया जाएगा? बच्चों के अंदर, स्पेशली कौन से स्कूल के जो छात्र होते हैं, क्लास जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन लेवल, प्राइमरी लेवल के होंगे जो पुस्तक, और प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होंगे, जैसे ये यहाँ पे लिखा है, इस पठन अभियान का केंद्र कक्षा 8 के छात्र छात्राओं पर होगा। उनके भीतर पुस्तकों को पढ़ने की इच्छा शक्ति जगाई जाएगी। समझ में? 100 दिन का कैंपेन होगा। क्लास 8 के बच्चों को क्या किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर पुस्तकों को पढ़ने की हैबिट डेवलप की जाएगी, सो दैट वो आगे जाके नॉलेज पर इन्वेस्ट कर सकें, नॉलेज को गेन कर सकें और नॉलेज के महत्व को समझ सकें। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है, बच्चों के अंदर डेवलप की जाए अगर तो। लेकिन बात यह है कि समस्या यह है कि भारत सरकार की ज़्यादातर स्कीमें लॉन्च तो हो जाती है, लेकिन कागज़ पर ही लॉन्च रह जाती है, वो ग्राउंड पर उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। अगर ये कैंपेन अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो भारत के लिए बेहतर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आज का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑन विच सिटी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर आने वाला क्वेश्चन है। ये उसका उद्घाटन किया गया है मेरठ पे। मेरठ में इसका फाउंडेशन रखा गया है, यानी शिलान्यास रखा गया है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तब इस पर कार्यक्रम और हो पाएंगे। तो देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ जाने वाले, अच्छा ये सब बताया गया कि ये जो पीएम लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ, शहर याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद आपको पता है भारत के बहुत ही बेहतरीन हॉकी प्लेयर रहे हैं। उनके ज़माने में भारत लगातार जो है गोल्ड मेडल जीतता था हॉकी में। हालांकि समस्या ये थी, जब वो भारत के लिए हॉकी खेलते थे तब वो ब्रिटिश भारत को रिप्रेजेंट करते थे, इंडिपेंडेंट इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। तो फिर भी उनका जो योगदान देश के लिए रहा है मेडल जीतने में, वो काबिल तारीफ़ रहा है। इसलिए अभी आपको याद होगा कि पिछले साल मतलब 2021 में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी जी के नाम से हटाकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया। तो मेजर ध्यानचंद जी को एक और सम्मान दिया गया है कि उनके नाम से मेरठ में यूनिवर्सिटी डेवलप की जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। स्पोर्ट्स का मतलब यहाँ पे क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे और जो स्पोर्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा, जैसे सिंथेटिक हॉकी होगा, ठीक है, फुटबॉल होगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, और कि इसके अलावा भी और सारे जो भी गेम्स होते हैं उसको लेकर 700 करोड़ रुपए अनुमानित लागत से ये तैयार किया जाएगा, जिससे जो है खिलाड़ी का कल्चर डेवलप किया जा सके। और वैसे भी मेरठ ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं भारत को। ठीक है, तो जो आपका वेस्टर्न यूपी है वहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर पहले से ही है और उसको और बढ़ाने के लिए ये यूनिवर्सिटी सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, सॉरी, शिलान्यास किया। शिलान्यास मतलब अभी इसकी बुनियाद रखी गई है। तीसरा क्वेश्चन है, नीट 3.0 नामक अभियान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? नीट 3.0 कैंपेन हैज बीन इनिशिएटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री? सही है इसका क्या है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक और कैंपेन लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं। देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस नीट 3.0 टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप्ड एजुटेक सोल्यूशन। ध्यान दीजिए,
एजुटेक सोल्यूशन का मतलब होता है एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हो, कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एजुकेशन सेक्टर को और ज़्यादा ग्रूम किया जा सके और ज़्यादा बेहतर किया जा सके, इसको लेकर नीट 3.0 काम करेगा। अब देखिए, भारत के अंदर जो एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की जो एजेंसी है उसका नाम है AICTE, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो एजुकेशन में कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, कैसे उसकी एफिशिएंसी, उसकी गुणवत्ता को और बेहतरीन तरीके से बढ़ाया जाए, इसको लेकर ये संस्था काम करती है। तो इसके द्वारा एक नई भारत सरकार के द्वारा एक नई स्कीम लेकर आई गई है नीट, जिसके अंदर एजुकेशन को और कैसे प्रमोट किया जाए, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में और कैसे प्रमोट किया जाए, इसके लिए ये अभियान काम करिए और इसे लागू करने का काम किसका होगा, AICTE। क्लियर हो रहा है। और देश के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी ओडिशा से सांसद हैं और ये देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यानी कि शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का चौथा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला किस शहर में रखी गई। भारत की पहली इंटरनेशनल योगा एकेडमी होगी। इंटरनेशनल योगा एकेडमी हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी सेटअप एट बेंगलुरु, मैसूर, हैदराबाद या चेन्नई। सही आंसर क्या होगा, हैदराबाद। हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई और जो बनकर तैयार होगा तो देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय योगा इंटरनेशनल योगा एकेडमी होगा। देखिए, सर्बानंद सोनोवाल लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर क्या लिखा है यार, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी इन हैदराबाद। देखिए, हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी केंद्रीय आयुष मंत्री। देखिए, भारत सरकार की एक मंत्री है, मंत्रालय है जिसका नाम है आयुष। आयुष के अंदर इसको इंग्लिश में लिखते हैं आयुष। इसके अंदर देखिए A है, Y है, U है, S है और H है। देखिए, A का मतलब होता है आयुर्वेदा, Y का मतलब होता है योगा, U का मतलब होता है यूनानी और S का मतलब होता है सिद्धा। सिद्धा, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं कि जो है कुछ हमारे जो नेचुरोपैथी है, यानी परंपरागत जो चिकित्सा प्रणाली है हमारी, उसको भारत के अंदर प्रमोट करने के लिए ये मंत्रालय का गठन किया गया है। और इस मंत्रालय का काम है कि देश के अंदर योगा संस्कृति को आगे बढ़ाना। तो योगा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार का एक कदम था क्या, कि एक पेशकश थी कि 21 जून को क्या मनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जिस पर यूनाइटेड नेशन ने मुहर लगा दी। तो अब जो है क्या होता है, प्रत्येक 21 जून को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी होता है इस दिन, और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने जाने के अलावा अब अंतर्राष्ट्रीय योग एकेडमी खोला जाएगा कहाँ पर, हैदराबाद में। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या क्या किया जाएगा आप पढ़ लीजिएगा, बस न्यूज़ ये रही। अगला क्वेश्चन पांचवा आज का, कि नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस राज्य संघ या शासित क्या राज्य या संघ शासित प्रदेश में होगा। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा अभी अधर में लटका हुआ है, इसको लेकर भी थोड़ा सा डिबेट चल रही है कि क्या इसे कोरोना काल में आयोजित कराना जरूरी है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन बनेगा, रद्द हो जाएगा तो भी क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ प्रस्तावित था और रद्द हो गया। ठीक है। ये पुदुचेरी, भारतीय संघ शासित प्रदेश, इंडियन यूनियन टेरिटरी एक है पुदुचेरी, वहाँ पे इसे आयोजित कराया जाएगा। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑन जनवरी 12। 12 जनवरी से प्रस्तावित है नेशनल यूथ फेस्टिवल। ये नेशनल यूथ फेस्टिवल क्या होता है कि भैया भारतीय युवाओं को एक मैसेज दिया जाता है कि आपका काम क्या होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए ये फेस्टिवल आयोजित कराए जाते रहे हैं। और इस बार इसका जो सिलेक्शन हुआ था वो पुदुचेरी स्टेट का हुआ, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का हुआ था, कि वहाँ पर इसको 5 दिन तक लगातार सेलिब्रेट किया जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक। तो ये देखिए, अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव के शुभारंभ के लिए पुदुचेरी आएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। अभी देखते हैं जाते हैं कि नहीं, क्योंकि अब जैसे कि कोरोना का थर्ड वेव आ चुका है और देश में बहुत तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद कम है कि ये शुरू हो पाएगा। अगर होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। ठीक है। रही बात पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, भारत की संघ शासित प्रदेश है। ठीक। ये पहले जो है फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। फ्रेंच कॉलोनी का मतलब भारत में इसका विलय होने से पहले, भारत में इसका एनेक्सेशन होने से पहले फ्रांस ने अपनी कॉलोनी यहाँ बनाए रखी थी। ये 4 क्षेत्रों में विस्तृत है। केरल के हिस्से में थोड़ा सा है, माहे जो है, तमिलनाडु में 2, पुदुचेरी और कराईकल, और आंध्र प्रदेश में है यनम। ये 4 जो कॉन्क्लेव है, ये चारों, सॉरी कॉन्क्लेव करें, इनक्लेव, ये 4 इनक्लेव है, इनको मिलाकर पुदुचेरी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये प्रश्न बन जाता है, पुदुचेरी भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो एक तमिलनाडु, एक आंध्रा और एक केरला के। अब मैच कराने को भी आ जाता है कि केरला में पुदुचेरी का कौन सा हिस्सा है, माहे। ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा है, पुदुचेरी और कराईकल, और आंध्र प्रदेश में कौन सा है, यनम। ये 4
इनक्लेव मिलाकर पुदुचेरी बनती है। पुदुचेरी की राजधानी क्या है? पुदुचेरी। और पुदुचेरी के अंदर विधानसभा भी, देखिए देश के अंदर दो ही यूनियन टेरिटरी है जिसमें विधानसभा यानी असेंबली है, यानी जिनकी अपनी खुद की चुनी हुई सरकार होती है। एक कहते हैं दिल्ली और एक होती है पुदुचेरी, ठीक है। तो पुदुचेरी में इस समय मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। कौन है? एन रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ की जो क्या कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी है, उपराज्यपाल है, वो कौन है? किरण बेदी जी। किरण बेदी जी यहाँ के वो हैं उपराज्यपाल, और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी है, ठीक है। सॉरी, गलती हो गई, ये पहले किरण बेदी जी हुआ करती थी, अब यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तमिलसाई जो है सुंदरराजन, तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल हैं, ठीक है। चेंज हो गई हैं, किरण बेदी पहले हुआ करती थी, अभी तमिलसाई सुंदरराजन है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन आज का है कि विश्व का सबसे लंबा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस देश में हुआ है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? चीन। देखिए इस तरह की चीज़ें जब भी आती है तो आपको जो है चीन ही ज़्यादातर मिलेगा। तो चाइना में ये इस्टेब्लिश हुआ है, ये देखते हैं। चाइना। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन्स इन शंघाई, टोटल लेंथ एक्सटेंड टू 813 किलोमीटर। समझ में? अब इसकी लंबाई कितनी हो गई? सॉरी, 813 नहीं होना चाहिए, ये 831 होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 831, ठीक है, ये रहा है, ये लिखा है अभी है 831 है। थोड़ा ये रिपब्लिक वर्ल्ड का है, तो इनका तो अर्नब गोस्वामी वाला है, अब समझ लो फैक्चुअल एरर है, ठीक है। 831 इसकी किलोमीटर टोटल लंबाई हो गई। पहले जो है जितना थी उसमें से थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है, तो 831 किलोमीटर लंबाई वाले दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन हो जाएगा। क्लियर है? और कहाँ पे होगा? चीन के शंघाई शहर, जो वहाँ की आर्थिक राजधानी है शंघाई, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये। चीन के बारे में बात कर लेते हैं। चीन, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, चीन दुनिया का सेकंड नहीं, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। क्या? थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन के आधार में फर्स्ट है, नंबर 1 पर अभी फिलहाल है, लेकिन भारत बहुत जल्दी पीछा कर रहा है, बहुत जल्द हम हो जाएंगे, ठीक है, कामयाब हो ही जाएंगे, क्योंकि उस दिशा पे आगे है भारत पॉपुलेशन कंट्रोल उतनी अच्छी, हालांकि कम हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। तो चाइना ने इफेक्टिवली कंट्रोल किया है, ठीक है। और चाइना के बाद क्या कर रहे हैं? इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है रेन मिनबी। क्या है? रेन मिनबी। यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। रेन मिनबी यहाँ की क्या है? करेंसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है। शी जिनपिंग यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है, ठीक। और बाकी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में चीन जो है कितने राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे पहले आपका आ जाता है लद्दाख। क्या आ जाता है? लद्दाख। पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, अब लद्दाख हो गई यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश के बाद फिर आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आपका क्या आता है? सॉरी, उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड के बाद ये आ जाता है यहाँ पे सिक्किम, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम हो जाता है। सिक्किम के बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। क्या आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। तो इतने सारे राज्यों के साथ भारत की सीमा जो है चीन के साथ लगी हुई। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यूके यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये सारे राज्य जो है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मान लीजिए पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है। आज का 7वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले नए देश कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस? एंटीगुआ, बारबुडा, बहामास या जो है ए एंड बी? तो सही आंसर क्या होगा? ए एंड बी। एंटीगुआ और बारबुडा, जो कि दो वेस्ट इंडियन देश हैं। वेस्ट इंडियन देश का मतलब यहाँ पे मैं मैप लगाना भूल गया हूँ, आपको कैसे समझाऊँ? पीछे पीछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ। कभी आपने नॉर्थ अमेरिका का मैप देखा है? नॉर्थ अमेरिका का मैप अगर देखें, ये इस तरह से है आपका नॉर्थ अमेरिका का मैप, ठीक। फिर आपका ये साउथ अमेरिका होता है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर ये पूरा गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे पूरा तरह से गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, 12-13। ये जो छोटे छोटे आइलैंड है, यहाँ पर बगल क्या है? कैरेबियन सागर है। इधर क्या है? कैरेबियन सागर है, अटलांटिक ओशन का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। तो कैरेबियन सागर से घिरे हुए ये जो आइलैंड्स हैं, इनको कैरेबियन देश बोलते हैं, कैरेबियाई देश, या इसे वेस्ट इंडीज़ देश भी बोलते हैं। देखिए, वेस्ट इंडीज़ नाम की एक क्रिकेट टीम है, भारत वो जो भारत कह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट फेडरेशन में जो है वेस्ट इंडीज़ नाम की एक क्रिकेट टीम है। इसमें 12-13 आइलैंड मिलकर खेलते हैं इसके खिलाड़ी, जैसे बारबाडोस, जमैका, सेंट लूसिया, ठीक है, बारबुडा।
त्रिनाड टोबैगो, ये सारे सारे क्या है, वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ हैं। तो ठीक है, वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड नेशंस हैं। ठीक है, तो उसमें से एंटीगुआ और बारबुडा ये जो देश हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गए हैं। क्लियर है। अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, देखिए पूरी दुनिया में जो अगर हम बात करें, ये हमारी मान लो अर्थ है, ठीक है, अभी बीचों बीच क्या गई है, इक्वेटर गई है जो 0 डिग्री पर होती है भूमध्य रेखा, फिर 23.5 उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 नॉर्थ डिग्री और 23.5 साउथ, ये कर्क रेखा होता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होता है आपका मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए ज़्यादातर जो समय सूर्य विचरण करता है, सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, तो कभी उत्तरायण होगा, कभी दक्षिणायन होगा, कभी उत्तरायण होगा, कभी दक्षिणायन, घूम फिरा के जो साल भर तक इसी दो ट्रॉपिक्स के बीच में, इन्हीं दो दो जो गोला जो है क्या कहते हैं रेखाओं के बीच में विचरण करता रहता है। इसलिए ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सबसे ज़्यादा सूर्य तप यानी सोलर इंसुलेशन प्राप्त होता है, यानी सूरज की गर्मी सबसे ज़्यादा इन्हें प्राप्त होती है। तो ऐसे लगभग 121 देश आइडेंटिफाई किए गए जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे बेहतरीन होगी सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे देशों को मिलाकर एक 2015 में भारत और फ्रांस सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, भारत यानी कि इंडिया और फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, दो देशों के द्वारा यह आह्वान किया गया एक गठबंधन बनाने का, जिसे बोला गया ISA, इंडियन सोलर अलायंस। इंडियन सोलर अलायंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, कि इसमें कुल 121 देशों को शामिल किया जाएगा और 121 देश मिलकर क्या करेंगे, सोलर प्रोडक्शन तैयार करेंगे, सौर ऊर्जा तैयार करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड तैयार किया जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में कोल से यानी कि कोयले से एनर्जी जो बनाई जाती है उससे बहुत सारी मात्रा में प्रदूषक निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उस पर रोकथाम लगेगा अगर सोलर एनर्जी बनाई जाती है। तो इंडिया और फ्रांस इसे ग्लोबल लेवल पर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो उसी दिशा में क्या हुआ है, एंटीगुआ और बारबुडा ये भी मकर रेखा पर स्थित है और ये दो देश शामिल हो गए, और इन दोनों देशों को मिलाने के बाद इस संगठन में कुल कितने देश शामिल हो चुके हैं अब तक, 102 देश शामिल हो चुके हैं। कितने देश शामिल हो चुके हैं, 102 देश शामिल हो गए हैं। अभी अभी 19 और बाकी है। ध्यान दीजिए 121 आइडेंटिफाई किए गए कि इनको ये शामिल होना चाहिए, और धीरे धीरे सभी क्या कर रहे हैं, इस एग्रीमेंट अलायंस है ना भाई, यानी गठबंधन है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन होगा और इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद ये आपकी ऑफिशियल एंट्री होगी। तो ठीक है, तो इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया। एक चीज़ जो पूछा जा सकता है, गठन कब हुआ था, तो गठन 2015 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा। जो पहले गुरुग्राम हुआ करता था, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। बार बार पूछा जा रहा है। अब आप लोग सब मुझे कमेंट करेंगे कि ISA के जो है चीफ कौन है, प्रमुख कौन है, इंटरनेशनल जो है सोलर अलायंस के चीफ कौन है, प्रमुख कौन है, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है, विच पेमेंट बैंक हैज बीन गिवन स्टेटस ऑफ शेड्यूल बैंक। ध्यान दीजिए पिछले हफ्ते हमने जब कवर किया था तो उसमें भी एक न्यूज़ आई थी, तो उस समय जो है क्या हुआ था, पेटीएम को जो है क्या बनाया गया था, एक नया शेड्यूल बैंक का दर्जा, शेड्यूल बैंक मतलब प्रॉपर बैंक का दर्जा दे दिया गया था। अब ये दर्जा एयरटेल को दिया गया है। एयरटेल जो पेमेंट बैंक है अब वो कन्वर्ट हो गया है शेड्यूल बैंक में। देखिए पेमेंट बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक पहले भी बताया था, जो पेमेंट बैंक होते हैं, ठीक है, वो केवल पेमेंट के उद्देश्य से बनाए गए बैंक होते हैं। इनका केवल एक सूत्री कार्यक्रम होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट। कितना, एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए तक का एक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, ये लोन नहीं दे सकते, लोन फैसिलिटी नहीं दे सकते, यानी कि एक तरह से यूनि डायरेक्शनल बैंक होते हैं, एक ही दिशा में काम करते हैं। जबकि बैंक, प्रॉपर बैंक क्या करता है, वो लोन भी देता है और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। समझ में आ रहा है। तो इनके पास लैंडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। अब लेकिन क्या हुआ है, RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पावर का इस्तेमाल करके 2 पेमेंट बैंकों को बैंक का दर्जा दे दिया, यानी शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया। उन पिछले हफ्ते हमने देखा था कौन, पेटीएम था, और इस हफ्ते क्या हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। क्लियर है, एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का फाइनल किस देश ने जीता, विच टीम हैज़ वन अंडर 19 एशिया कप ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो ये भारत ने जीता है श्रीलंका को हराकर, भारत ने श्रीलंका को हराकर ये कब जीता है, इसलिए न्यूज़ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट्स से बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। 10वां क्वेश्चन आज का, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला है। किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2021 का पेटा इंडिया द्वारा, पेटा पेटा अभी बताएंगे, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसका फुल फॉर्म होता है, अभी आगे बताएंगे। मतलब एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में
शाकाहार को प्रमोट करती है, वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती है और साथ ही साथ लोगों को ये संदेश देती है कि जानवरों के साथ बहुत ही जेंटल तरीके से ट्रीट मतलब जो है पेश आए, उनके साथ इस तरह का वहशियाना हरकत ना करे कि ये जो है कि जानवर के जो अधिकार है, हालांकि उन्होंने कभी डिमांड नहीं की, लेकिन मानव होने के नाते हमें समझना होगा कि जानवरों को भी अपने अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए ये संघर्ष करते हैं, बड़ा ही नेक काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, विच भारतीय मतलब विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन चूजन इन इज द पर्सन ऑफ द ईयर बाय पेटा इंडिया, मतलब उसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये आलिया भट्ट को चुना गया है क्योंकि आलिया भट्ट जो है एनिमल लवर रही हैं, तो ये काफ़ी अपने इंस्टाग्राम में, अपनी प्रोफाइल में, अपने मतलब जो इनके पेट्स हैं उनके साथ ये फोटो भेजते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, तो इनको ये चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, आलिया भट्ट इज पेटा इंडियाज 2021। ठीक है, पेटा का बात हमने बताया था, पीपुल, यहाँ लिखा भी है फुल फॉर्म कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और उसकी इंडियन शाखा ने इसे अवार्ड दिया है, इसका अंतर्राष्ट्रीय शाखा भी होती है लेकिन इसके इंडियन ब्रांच ने इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आज का है कि रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। पूरे भारत के सबसे बड़े अधिकारी होंगे रेलवे बोर्ड के, कौन होंगे? विनय कुमार त्रिपाठी जी। हालांकि इनको एक और पद दिया गया है, रेलवे में एक नया पद बना है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये विनय कुमार त्रिपाठी जी दो पद संभालेंगे, एक चेयरमैन का भी पद संभालेंगे और CEO का पद चलाएंगे। इसके पहले ये पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वांचल रेलवे के पे भी काम कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर भी ये काम कर चुके हैं, इनको प्रमोट किया गया है, विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। 12वां क्वेश्चन आज का कि भारतीय तट रक्षक बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है। हु हैज़ बिकम न्यू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है आपका, एक मिनट, इंडियन कोस्ट गार्ड जो आपका होता है भारतीय तट रक्षक बल, तो भारत की जो तटीय हमारी सीमा है, ये वाले भारतीय, यहाँ से गुजरात से शुरू होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और इधर अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप। तो इतने सारे राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सीमाएं भारत की वो जली हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, गार्ड करने के लिए बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या बनाया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल। अब आपको कमेंट करके बताना इसको कब सेटअप किया गया था, कब सेटअप किया गया था। हालांकि आगे मैं बताऊंगा आपको कि कब सेटअप किया गया था, आपको बताना होगा। भारतीय तट रक्षक बल, इसका काम क्या है? इसको गार्ड करना है, इसकी जो है रक्षा करना। समझ में आ गया आपको कि नेवी का काम क्या है? तो देखिए नेवी एक डिफेंस एजेंसी और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मतलब एक तरह से ये तटीय पुलिस है, तट पर पुलिस की तरह काम करेगी। समझ में आ गया? और इसके जो चीफ बनाए गए हैं, कौन बनाया है? VS पठानिया। आंसर होगा बी। ठीक है, ये VS पठानिया जी हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? और ये देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली है। और ये कब सेटअप हुआ था? 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलका मित्तल किस सरकारी उपक्रम की देश की पहली महिला निदेशक बनी है। अलका मित्तल हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर ऑफ विच इंडियन एंटरप्राइज। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ONGC यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये चारों देश की महारत्न कंपनी है। क्या है? महारत्न कंपनी। मैंने महारत्न कंपनी पढ़ाया था आपको पिछले महीनों के लेक्चर में। आपको बताना होगा कमेंट करके कि भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी इस समय है। ये प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, इसी बहाने आपका रिवीजन में हो जाएगा। क्लियर है? तो अलका मित्तल को ONGC का चेयरमैन बनाया गया और ये देश में पहली बार ONGC की ये डायरेक्टर बनेगी। सॉरी, चेयरमैन नहीं, डायरेक्टर बनेगी। तो पहली डायरेक्टर होगी देश की महिला जो कि ONGC की डायरेक्टर बनेगी। ONGC की बात कर लेते हैं। तो ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, ये एक भारत की महारत्न कंपनी है। इसका स्थापना कब हुई थी? 1956 में। तो भारत में प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल, जो ऑयल नेचुरल यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए ये काम करती है। ठीक है, तो आज के लिए हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसका जो PDF है आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो में सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज कीजिए। इसका जो दूसरा पार्ट है 2 से 9 तारीख का, ये कल मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।